नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम पहले 2 मिनट आप लोगों से बात करना चाहते हैं और बात ये है कि जैसे 2 दिन से हम वीडियो आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। इसका रीज़न है कि कुछ काम चल रहा है घर में। अब बात यहाँ ये है कि अभी फ़िलहाल हम लोग व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ेंगे, कॉपी के ही माध्यम से पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे। ये तो 100% है कि आपका कोर्स हम कंप्लीट कराएँगे, वर्मा गेस पेपर क्लास 10th का 100% कंप्लीट कराएँगे। इसमें मैथ का पूरा कंप्लीट तो होगा ही, लेकिन साइंस स्टार्ट करने के पहले एक शर्त है छोटा-मोटा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये 1500 सब्सक्राइबर मेरा जिस दिन होगा, उस दिन से हम साइंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और फिर बोले थे कि वीवीआई क्वेश्चन जो मैथ और साइंस का होगा अभी फ़िलहाल, तो इसके लिए भी यही बात है, आप अपने दोस्त लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए उनसे, ताकि हमें इससे मोटिवेट मिलता है क्वेश्चन बनाने में और मेहनत करने में भी अच्छा लगता है, ठीक है? यदि आपको खूब मेहनत से पढ़ना है और एक-एक क्वेश्चन को सॉल्व लेना है और फिर उसका वीवीआई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ठीक है? ये नहीं कि हम आज नया पढ़ा रहे हैं, कई सालों से पढ़ाते आ रहे हैं। हमको लगता है 8-10 साल से तो पक्का पढ़ा रहे हैं और इतने सालों से पढ़ाते-पढ़ाते आए हैं, तो इतना अनुभव हो गया कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और प्रत्येक बार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देते हैं, वो लगभग 90% क्वेश्चन टैली होता है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में। अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं, तो कंप्लीट कीजिए, है ना? इसको आप इस शर्त को कंप्लीट कीजिए, अपने दोस्त लोगों को भेजिए। अब किसी के मन में चलता होगा कि सर का चैनल सब्सक्राइबर करा के हमको क्या मिलेगा? तो देखिए, आपको कुछ मिले, आपको आपको नहीं मिलेगा तो हमको तो ज़रूर मिलेगा ना। आप एक फ़ी के रूप में ही ये काम कर दीजिए, कम से कम ग्रुप में, अपने ग्रुप में भेजा कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी शेयर कर दीजिए, क्लियर है? अब हम लोग देरी नहीं करेंगे, अब हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर के ऊपर, ठीक है? अभी फ़िलहाल आपको इसी के माध्यम से पढ़ना है। तो हमारा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले आज का क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसका एक मान के चलिए कि इस टॉपिक का टॉनिक होगा जो आज हम आपको पढ़ा के देंगे, ठीक है? जितने भी बातें यहाँ पढ़ाएंगे, अगर आप इसे कंप्लीट रूप में देखना चाहते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, तो चैप्टर में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। मतलब मान के चलिए आपका चैप्टर में 100% कंप्लीट आज का क्लास अगर आप करते हैं तो। अगर आज का क्लास आप नहीं कर पाते हैं तो ये फिर आपके लिए दिक्कत हो सकता है, ठीक है? चलिए हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर, चर मतलब क्या होता है? चर मतलब जो होता है एक्स वाई का मान, है ना? एक्स हो, वाई हो, टी हो, ऐसा, है ना? इसको हम लोग चर राशि कहते हैं। और रैखिक मतलब होता है कि जिसका घात एक हो, है ना? अगर घात घात एक हो, है ना? घात कितना होना चाहिए? केवल एक, ठीक है? तो दो चर होना चाहिए। चर कितना होना चाहिए? दो चर, एक एक्स एक वाई हम ले लेते हैं। आपके मन में कुछ और चर आ रहा है तब कुछ और ले सकते हैं। जनरली हर किताब में एक्स वाई ही रहता है, तो हम लोग भी एक्स वाई लिए। अब यहाँ रहता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप, सामान्य रूप यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं व्यापक रूप, ठीक है? या हम बोल सकते हैं जनरल फॉर्म, ठीक है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप जो होता है वो ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस में सी बराबर 0, ठीक है? ये हुआ इसका सामान्य रूप। सामान्य रूप मतलब इसका एक फेस होता है। देखिए, हर चीज़ का, हर व्यक्ति का अपना अपना एक चेहरा होता है, फेस होता है कि नहीं? उसी तरह दो चर वाले जब रैखिक समीकरण की बात हो तो आपको इसका इसी चेहरा से आपको जानना पड़ेगा। जब भी कोई बोले दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो ये वाला चेहरा याद आना चाहिए आपको, तभी हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। और अगर इस चेहरे को अगर आप नहीं पहचानते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं, ठीक है? अब यहाँ देखिए एक्स वाई दो चर है और इसका भी घात एक होना चाहिए, इसका भी घात एक होना चाहिए, तभी ये कहलाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ बोलेंगे ए बी और सी क्या है? तो ए बी और सी
कोई भी नंबर हो सकता है ना, कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। क्लियर है? तो ये चीज़ है इसमें। अब हम बात यहाँ करते हैं कि इसमें मुख्य बात हम लोगों का क्या याद रखना है कि दो चर होना चाहिए और दोनों चरों का घात एक होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें, जैसे मान लेते हैं कि 2x + 3y + 1 = 0। तो इसमें चर की संख्या कितना है? 2, तो ये होगा दो चर। और पावर कितना है? 1, तो इसको बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। कितना? एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको हम लोग केवल रैखिक समीकरण के रूप में जानते थे, रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण होता है ax + b। देखिए इसमें चर की मान 1 है, तो इसीलिए एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें दो चर हो गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये हो गया आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये हो गया आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसी को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक तरफ एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक तरफ दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। इधर एक चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा और इधर दो चर वाले, है ना, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। थोड़ा सा मेहनत की बात है, कर लीजिए, बस कहानी ख़त्म हो जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे 2x - 3 हो गया, तो इसमें चर कितना है? 1 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण। मान लेते हैं इसमें 1/2x - 7y और +3 ले लेते हैं, तो इसमें दो को चर है और घात दोनों का एक एक है, तो ये हो गया आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। बात समझे? तो इस टाइप का आपको फिगर पहचानने आना चाहिए कि कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा। अब हम यहाँ बात करते हैं कि इसके अंदर इसका प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है। अगर आप गुण को समझ लेते हैं तो फिर आपको चैप्टर बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो हम दोनों की बात करेंगे, एक तरफ एक चर वाले रैखिक की भी बात करेंगे, दूसरी तरफ दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों में अब यहाँ थोड़ा सा हम ऐसे बात करते हैं कि इसका सामान्य रूप क्या होता है। तो ax + b और बराबर में 0। तो ये हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर नहीं लिखा रहेगा, केवल लिखा रहेगा रैखिक समीकरण। तो आपको समझना होगा एक चर, चर किसको कहेंगे? चर और अचर किसको कहेंगे? चर राशि जिसका मान कंप्लीट आपको पता नहीं हो, और अचर राशि जिसका मान आपको कंप्लीट पता हो। देखिए चर राशि होता है और एक होता है अचर राशि, है ना। इसको बोलते हैं वेरिएबल, इसको नॉन वेरिएबल। चर राशि जिसका वैल्यू आपको कंप्लीट रूप से पता नहीं हो, अज्ञात हो, ये आपको कंप्लीट पता हो। जैसे अगर हम 4 बोलें तो 4 तो 4 ही रहेगा ना, वैल्यू इसका कहीं बदलेगा ही नहीं। तो अगर हम आपको बोलें कि मेरे पास 4 रुपया है, तो आप इतना तो कन्फर्म हो जाते हैं कि मेरे पास 4 रुपया है। अचर राशि कहने का मतलब, अगर हम बोले मेरे पास x रुपया है, तो क्या आप इस x रुपया बोल दिए तो कन्फर्म हो पाए? आप मेरे पास पैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, तो जिससे हमें कोई चीज़ का इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं मिलता है वो चर राशि, और जिसे पूरा कंप्लीट मिलता है वो आपका हो गया अचर राशि। क्लियर है? अब ये बात समझना है, इसमें दो चर राशि अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसके आधार पर हम इसका सामान्य रूप देखें तो ax + by और प्लस में c = 0। ये दोनों बातें याद रखिएगा। ये रैखिक समीकरण का सामान्य रूप हो गया और ये आपका हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप। कंप्लीट है। अब फिर इसी में बात करते हैं आगे। देखिए अब इसका शून्यक निकालिए। इसका अगर हम शून्यक की अगर बात करें तो शून्यक क्या होगा? देखिए एक चर घात कितना? 1, तो इसका शून्यक भी होगा 1। ठीक है, क्या 1 होगा? तो इसको हम लोग इधर कर दें तो x बराबर, इसको इस पर कर दें तो -b, और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, ये
तो ये इसका शून्यक हो गया। इसका अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इसका होगा सरल रेखा। सरल रेखा मतलब जैसे अगर आप ग्राफ खींचते हैं, देखिए इस तरह की, अब मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है, यहाँ से ग्राफ अगर आप खींचें तो कैसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, इस तरह से, ऐसे 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 ही खींच सकते हैं। तो ये एक पॉइंट मान लेते हैं, एक ही आपको वैल्यू मिलता है, तो कहीं इस तरह से डिनोट कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे हो, वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब एक आपको एग्जाम्पल दिए। अब हम बात करते हैं इसमें दो चर वाले रेखिक समीकरण, इसका शून्यक कितना होगा। आप बोलेंगे सर शून्यक क्या होता है, तो शून्यक होता है कि एक्स और वाई यानी कि कोई भी चर राशि का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, यानी एक्स और वाई का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे मतलब क्या होता है कि एक्स का जो भी मान निकलेगा इसको हल करने के बाद, और यहाँ और वाई का मान जो निकलेगा यहाँ रखने के बाद, अगर इस पूरे समीकरण को सॉल्व कर दें और अगर जीरो के इधर के बराबर आ जाए तो समीकरण संतुष्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका शून्यक। तो शून्यक हम लोग हल भी बोल सकते हैं। तो इसका दो चर है, तो इसका हल कितना होगा, तो अनेक होगा। देखिए एक चर रहेगा तो एक हल, ठीक है, और दो चर रहेगा तो अनेक हल। ऑप्शन में लिखा रहेगा अपरिमित रूप से अनेक हल। बात क्लियर हो रहा है, तो ये चीज़ होता है। इसका अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ भी इसका क्या होता है, सरल रेखा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, सरल रेखा होता है। अनेक हल होता है, ये भी एक सरल रेखा होता है। ग्राफ को हल करने का हम तरीका ऐसे सीखेंगे। अब ये सामान्य रूप है, कुछ और बातें हम लोग इसमें सीख लेते हैं। थोड़ा सा समय आपको देना ही चाहिए इस चैप्टर में। अब सामान्य रूप कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं अगर हम 2x + 3 = 0 लिख दें। अब ये तो एक चर वाले रेखिक समीकरण हो गया। ये कौन सा समीकरण हो गया, एक चर वाले, यानी कि केवल रेखिक समीकरण। अब इसको द्विचर यानी कि दो चर वाले रेखिक समीकरण बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो उसमें एक और चाहिए, y चाहिए हमें। तो y चाहिए तो 0 गुना y लिख दीजिए और +3 = 0 कर दीजिए। ये देखिए दो चर इसमें आ गया है ना। अब 0 किसी में गुना करेंगे 0 होगा, नहीं ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर यही बचेगा। तो कभी कभी आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा जब हम लोग चैप्टर बनाएंगे तब। तो अभी आप है ना, इसे समझिए। अब मान लेते हैं कि इसी में क्वेश्चन को चेंज कर दें। अब केवल लिख दें कि y प्लस या माइनस जो भी हो, यहाँ कुछ लिख देते हैं, जैसे 15 लिख दिए = 0। अब ये तो एक चर वाले रेखिक समीकरण है कि नहीं, एगो चर है तो एक चर वाले, घात भी एक है। ठीक है, अब यहाँ इसको दो चर में बनाना हो तो इसके आगे में 0x + y + -15 अगर लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका सामान्य रूप में मैच खा जाएगा, यानी कि ax + by + c = 0, यानी इस रूप में ये आ जाएगा। ये कंप्लीट रूप नहीं है, ये कंप्लीट रूप है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति है और अगर उसका रूप कंप्लीट रूप देखा जाए तो उसमें हाथ पैर यानी कि हर अंग उसका कंप्लीट होना चाहिए, और उसमें अगर कोई भी चीज़ का दिक्कत हो तो वो अनकम्प्लीटेड कहलाता है, यानी कि उसका कुछ खास नाम रख दिया जाता है कि जैसे है ना हैंडीकैप्टेड है, मतलब विकलांग वगैरह जो है ना, तो नाम रख दिया जाता है। यानी ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं कि वो व्यक्ति नहीं है, वो भी एक आदमी है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई है। तो उसी तरह ये रेखिक समीकरण का एक कंप्लीट रूप हुआ, और हमेशा कोई भी चीज़ इसी रूप में रहना चाहता है। ठीक है, और इस रूप में अगर इसको बनाना है तो 0x लिख देंगे, ये तो फिर गुना होकर 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो यहाँ तक आपको समझ में कंप्लीट आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समय देना है। अब जो हुआ कि दो चर वाले रेखिक समीकरण, देखिए दो चर
वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, हल करने की विधियां। ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या विधियां हैं? आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा ना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने विधि से हल कर सकते हैं, यानी कि x और y का मान कितने तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं, हम लोगों की एनसीईआरटी किताब में 4 तरीका दिया है, और कुछ कुछ स्टैंडर्ड किताब केसी सिन्हा वगैरह सबकी किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 5 विधियाँ आपको पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन में 4 या नहीं तो 5 जो रहेगा वो मार देना है। जैसे पहला हम लोग ग्राफीय विधि, है ना, ग्राफीय विधि पढ़ेंगे। ग्राफीय विधि से भी हम लोग x और y का मान प्राप्त करेंगे। क्लियर है? दूसरा प्रतिस्थापन विधि, उसी को लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि, आप लोग पढ़े भी होंगे, शॉर्टकट में इसको पढ़ लेते हैं पूरा चैप्टर रिवीजन। तीसरा नंबर विलोपन विधि, विलोपन विधि। चौथा नंबर में वज्र गुणन विधि। ठीक है, और एक जो एक्स्ट्रा किताब में जैसे आप उठा लीजिएगा कि सी सिन्हा, तो उस किताब में आपको एक और मेथड मिलेगा, तुलनात्मक विधि। तो ये अभी एनसीईआरटी में नहीं है तुलनात्मक विधि। अब बाकी 4 मेथड इससे, 4 विधि से हम लोग पूरे दो चर वाले रैखिक समीकरण में x का मान और y का मान निकालेंगे। तो ग्राफीय विधि अभी हम लोग देखते हैं कि ग्राफीय विधि से कैसे, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से ही तो क्वेश्चन बनता है सबसे अधिक, तो ग्राफीय विधि आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से क्वेश्चन जब बनता है तो ग्राफीय विधि ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो चलिए हम लोग देखते हैं ग्राफीय विधि क्या है। देखिए, ग्राफीय विधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि ग्राफीय विधि में क्या ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हमें याद रखना चाहिए चैप्टर के अंदर, और काम भी उसी के आधार पर होता है। ठीक है, अब इसमें पहला अगर बात हम करें तो ग्राफीय विधि जब आप सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी, है ना, बराबर 0, है ना, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको 2-3 तरह का ग्राफ नज़र आएगा। ठीक है, 3 से ज़्यादा टाइप का ग्राफ नहीं बनता है, 3 ही टाइप का ग्राफ हम लोग इसमें जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में। क्लियर है? अब वो 3 टाइप का ग्राफ क्या रहेगा, किस तरह का रहेगा, इसको हम लोग यहाँ डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जब ग्राफीय विधि आपको दिया रहेगा तो 2 समीकरण दिया रहेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, 2 समीकरण, एक समीकरण a1x प्लस b1y और प्लस में c1 बराबर 0, ये पहला समीकरण हम लोग ले लेते हैं। एक और समीकरण रहेगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, ये हो गया दूसरा समीकरण। क्लियर है? अब हम यहाँ बात करते हैं कि इसमें ग्राफ कितने टाइप का बनेगा, तो 3 टाइप। पहला आप लोगों का हम ग्राफ नाम देते हैं। पहले तो सबसे पहले देखिए, जब ये 2 समीकरण दिया रहेगा, इसका कुछ अलग एक्स वाई का मान आएगा, इसका कुछ अलग आएगा, या फिर सेम भी आ सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं कि आपका ऐसे भी ग्राफ बन सकता है, प्रतिच्छेद करता हुआ ग्राफ बन सकता है। ये पहला समीकरण का ग्राफ मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और ये दूसरा a2x प्लस b2y और प्लस में c2 बराबर 0। ये समीकरण 1 का ग्राफ और ये समीकरण 2 का ग्राफ है।
तो इस तरह का ग्राफ को हम लोग नाम देते हैं प्रतिच्छेदी ग्राफ। याद रखिएगा, इसका नाम हम लोग लिखते हैं प्रतिच्छेदी, है ना, ग्राफ, प्रतिच्छेदी ग्राफ, या इसको हम लोग बोलते हैं अविरोधी समीकरण युग्म। नाम याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। या इसको हम लोग और नाम देते हैं संगत समीकरण युग्म। कौन सा? संगत समीकरण युग्म, संगत समीकरण युग्म। ये तीनों नाम याद रखना है। प्रतिच्छेदी ग्राफ, प्रतिच्छेद कर रहा है एक बिंदु पर, इसीलिए प्रतिच्छेदी ग्राफ। अविरोधी समीकरण युग्म, क्योंकि ये विरोध नहीं कर रहा है, ये कट कर रहा है ना। एक दूसरे का विरोध करेगा तो मिलेगा ही नहीं कहीं। यदि नहीं विरोध कर रहा है तो ये कट करेगा, है ना। तो ये हो गया आपका अविरोधी समीकरण युग्म। और ये अगर एक दूसरे को कट कर रहा है, यानी कि इसमें कुछ पॉइंट ऐसा होगा जो इस जगह पर इस समीकरण का भी एक्स वाई का मान आएगा, और इस समीकरण से भी एक्स वाई का जो मान आएगा वो यहाँ निकलेगा। इसीलिए इसको हम लोग संगत समीकरण युग्म कहते हैं। संगत मतलब एक ऐसा पॉइंट जो इसका भी होगा और इसका भी होगा, दोनों का एक ही पॉइंट होगा, तो संगत, मिल जाना। ठीक है। अब इसको कंडीशन इसका क्या है, क्या शर्त है कि प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, अविरोधी समीकरण युग्म होगा या संगत समीकरण युग्म होगा। तो इसमें आपको देखना होगा कि पहला समीकरण का x का गुणांक और दूसरे समीकरण का x का गुणांक, फिर आना है पहला समीकरण का y का गुणांक और दूसरे समीकरण का y का गुणांक आपस में अगर बटे कर दिया जाए तो ये आपस में बराबर नहीं होगा। यानी कि ये इसका शर्त क्या होता है कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ये याद रखिएगा। इसमें हर बात आपको याद रखना है। पहला बात तो ये याद रखना है कि ग्राफ इस तरह का बनेगा, तो ग्राफ अगर इस तरह का बनेगा उसका नाम होगा प्रतिच्छेदी ग्राफ। और अगर प्रतिच्छेदी होगा तो इसका दूसरा नाम भी होता है अविरोधी समीकरण युग्म, और इसका तीसरा नाम होता है संगत समीकरण युग्म, और इसका रूप जो होता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। और ये ग्राफ तो समझ में आपको आ ही गया होगा, संगत समीकरण युग्म, अविरोधी समीकरण युग्म या प्रतिच्छेदी रेखा। अब इसका हल की बात करें या शून्य की बात करें तो इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल या केवल एक शून्य। इसीलिए इसका एक और नाम हो जाता है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। याद रखिएगा, अद्वितीय हल। यानी कि आपको कितना चीज़ें याद रखना है। तो पहला बात याद रखना है इस ग्राफ को, रेड पेन से हम कर देते हैं, इस ग्राफ को याद रखिएगा। दूसरा नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ। तीसरा नंबर आपको ये वाला बात याद रखना होगा, और चौथा नंबर में ये वाला, पांचवा नंबर में इसे याद रखना होगा, ये जो घेर के रखे हैं, और इसका हल भी आपको शून्य भी ये वाला बात याद रखना होगा। हर बात इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन यही सब घुमा फिरा के आपसे पूछेगा। आप पूछ देगा कि दो समीकरण दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ एक सामूहिक समीकरण हम लोग माने हैं, एक समीकरण यहाँ माने हुए हैं, तो दो समीकरण दे देगा और बोलेगा बताइए ये प्रतिच्छेदी ग्राफ बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो आपको इसी से चेक करना होगा ना, यही फार्मूला आपका, a1 बटे a2 b1 बटे b2 आपस में बराबर नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ग्राफ कैसा बनाएगा, तो इस तरह का ग्राफ बनाएगा, यानी कि प्रतिच्छेदी ग्राफ बनाएगा। और ये अगर प्रतिच्छेदी इस तरह का ग्राफ बन गया, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अविरोधी समीकरण युग्म, यानी तो संगत समीकरण युग्म भी बोल सकते हैं। अब बोलेगा इसका हल कैसे होगा, तो हल केवल एक हल होगा, यानी कि एक बिंदु पे कट करेगा इसीलिए एक हल होगा, एक बिंदु पे कट करेगा इसीलिए एक हल होगा।
और एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल भी उसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये पहला बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। दूसरा हम लोग बात करते हैं इसी में, आपका ग्राफ की बात अगर हम करें तो ग्राफ ऐसे, पहला समीकरण मान लेते हैं, समीकरण दो है ना आपके पास, a1x प्लस b1y और प्लस में c1, ये ग्राफ एक समीकरण 1, और दूसरा a2x प्लस b2y और प्लस c2 दूसरा। अब एक का ग्राफ, एक ये मान लेते हैं, ये पहला समीकरण का ग्राफ यहाँ हम बना दिए, समीकरण नंबर 1 का ग्राफ ऐसे। तो दूसरा समीकरण का भी अगर हम ग्राफ बनाएंगे ना तो इसी पॉइंट, इसी रेखा पर आ जाएगा, माना एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, जो हर पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। बात समझे? अगर हम इसका ग्राफ बनाएं और इसका, दोनों का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर रहेगा, मतलब जैसे एक रेड पेन है ना, एक दूसरा ऊपर से हम रख दिए काला वाला ऐसे करके, तो आपको एक ही दिखेगा, जो दिखेगा एक ही दिखेगा। या तो अगर आप काला वाला ब्लैक पेन देखना चाहते हैं तो रेड वाला नहीं दिखेगा, और अगर आप रेड वाला देखना चाहेंगे तो ब्लैक वाला नहीं दिखेगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर दोनों। जैसे इसका अगर हम ग्राफ खींचें तो इसी लाइन पे होगा, और इसका ग्राफ खींचें तो भी इसी लाइन पे होगा। बस ये खेल है इसका। अब हम यहाँ बात करते हैं कि अगर इस तरह का समीकरण बना तो इसका नाम क्या होगा। तो देखिए, जब एक दूसरे के ऊपर कोई चीज़ आ जाता है ना तो उसको हम बोलते हैं आश्रित समीकरण युग्म। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट वाला बात क्या होगा, आश्रित समीकरण युग्म। याद रखिएगा हर नाम, यही तो इम्पोर्टेंट है, और चैप्टर के अंदर इसी को बार बार यूज करना है, क्योंकि हर पॉइंट जो इस समीकरण का जो ग्राफ बनेगा, सेम इस समीकरण का भी ग्राफ का वही पॉइंट आएगा, सब एक दूसरे से मिलता जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर रहेगा। तो पहला समीकरण का जो ग्राफ का पॉइंट होगा वो दूसरे का भी वही होगा, इसलिए इसका नाम आश्रित, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, आश्रित होना, वही कहलाता आश्रित समीकरण युग्म। और जब ये आश्रित है तो एक दूसरे के संगत, माने इसका जो पॉइंट आएगा दूसरे रेखा का भी वही पॉइंट आएगा, इसलिए ये भी होता है संगत समीकरण युग्म। ठीक है, अब बोलेंगे सर इसमें भी संगत, ऊपर वाला में भी अभी जो पढ़ा है यहाँ भी संगत और नीचे में भी, हाँ ये दोनों में ही संगत होता है, आपको जानना पड़ेगा ये। और इसका नाम क्या हो सकता है, ये नाम है जो है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट का चीज़ है, नाम ही याद रखना है। आश्रित समीकरण युग्म हो गया और संगत समीकरण युग्म, ये दो नाम आपको यहाँ जानना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें हमें इसका रूप क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग चेक करेंगे कि आश्रित समीकरण युग्म होगा और संगत समीकरण युग्म होगा। तो आप यहाँ याद रखिएगा, जैसे ये समीकरण दिया हुआ है ना, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 जो है, और a2x है ना, a2x प्लस b2y और प्लस c2 जो दिया हुआ है, ये सभी आपस में अनुपात बराबर होगा, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, ये तीनों यदि बराबर हो गया, याद रखिएगा, तो ये किस तरह का समीकरण बनाएगा, तो आश्रित समीकरण युग्म, यानी कि संगत समीकरण युग्म। और ग्राफ इस तरह का ग्राफ होगा तो इसको हम लोग समपाती ग्राफ भी बोलते हैं, समपाती, ये यहीं लिख देते हैं ऊपर में, समपाती ग्राफ। इस तरह के ग्राफ को क्या बोलेंगे, समपाती ग्राफ, याद रहेगा। समपाती ग्राफ, समपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर है ना, एक दूसरे के ही ऊपर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं समपाती। इसका एक दूसरे का पॉइंट, हर एक पॉइंट मिलता चला जाएगा, और अगर हर एक पॉइंट मिलता जाएगा, यानी कि एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के ऊपर जब रहेगा तो पहला ग्राफ का हर पॉइंट दूसरे ग्राफ का भी हर पॉइंट ही होगा, यानी कि इसका हल की अगर हम बात करें तो इसका हल या शून्य की अगर हम बात करें तो अनेक शून्य, जैसे अभी ऊपर में क्या बोले कि एक बिंदु पर कट कर रहा है, इसीलिए इसका एक हल होगा।
इसमें क्या होगा, इसका तो हर एक पॉइंट एक दूसरे को काट कर रहा है, तो इसका हल कितना होगा, अनेक। कितना हल होगा, तो अनेक हल। या आप बोल सकते हैं, एक क्वेश्चन में ऑप्शन में लिखा रहेगा अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल, ये रहेगा लिखा हुआ। तो जो भी चीज़ें हो रहा है इसको आप बढ़िया से ध्यान से, है ना, देखेंगे। क्लियर है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि चैप्टर के अंदर यही बात का ही बार बार यूज होगा। क्लियर है। चलिए एक और बचा हुआ, तीसरा नंबर। अगर ग्राफ एक दूसरे के समांतर हो, मतलब एक दूसरे को कट नहीं करे। पहला हम लोग क्या देखे शुरू में, ये एक बिंदु पे कट कर रहा था। दूसरा क्या देखे, एक दूसरे के ऊपर ही ग्राफ आ गया। पहला समीकरण के भी ग्राफ और दूसरे समीकरण का भी ग्राफ एक दूसरे के बना के दिखाएंगे ये सभी चीज़ें। तो इस तरह ग्राफ का नाम ये रहा, संपाती ग्राफ, आश्रित समीकरण युग्म या संगत समीकरण युग्म, तीन तीन नाम होता है। इसका रूपरेखा इस तरह ये बटे चेक करने का मतलब कैसे हम लोग समझेंगे, ये दो समीकरण देगा और तुरंत हम लोग कैसे समझेंगे कि संपाती ग्राफ होगा, आश्रित समीकरण युग्म होगा, संगत समीकरण युग्म होगा। तो ये इसका टॉनिक हुआ, इसको याद रखना है, समझ में आएगा। ठीक है। हल कितना होगा, ताने जितना पॉइंट पे कट करेगा उतना हल है, तो इसका कोई लिमिट नहीं है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है तो कई बार हो सकता है। अब यहाँ बात करते हैं कि मान लो ये जो समीकरण ग्राफ हम लोग खींचे हैं, ये फर्स्ट ग्राफ, ये 1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 का है। और ये वाला जो ग्राफ हम खींचे हैं ये a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। और ग्राफ अगर ऐसा हो, समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो, तो इस ग्राफ का नाम हो गया समांतर ग्राफ, है ना। तो ग्राफ का नाम हो गया समांतर ग्राफ। ठीक है। और ये एक दूसरे को नहीं कट कर रहा है, यानी कि विरोध कर रहा है। जैसे चुंबक हम लोग लेते हैं ना जी, तो नॉर्थ नॉर्थ मिलाते हैं तो एक दूसरे का विरोध करता है, लड़ता है, सटता है नहीं। और वही चीज़ अगर उल्टा के लगाते हैं तो तुरंत चिपक जाता है। ठीक है। तो ये एक दूसरे को विरोध कराने की, तभी तो ये नहीं कट कर रहा है कहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं विरोधी समीकरण युग्म, विरोधी समीकरण युग्म, विरोधी समीकरण युग्म। क्लियर है। अब ये विरोधी समीकरण युग्म और ग्राफ कैसे बनेगा इसका, तो समांतर ग्राफ। देखिए एक दूसरे के समान है ना, एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस बराबर है तभी तो समांतर कहलाएगा। और इसी का और एक नाम है असंगत समीकरण युग्म, असंगत समीकरण युग्म, असंगत समीकरण युग्म नाम याद रहेगा। एक अविरोधी समीकरण युग्म, असंगत समीकरण युग्म, समांतर। अब यहाँ बात ये रहा कि सर चलिए दो समीकरण हमको तो मिल जाएगा, लेकिन कैसे हम लोग उसको डायरेक्ट समझेंगे, ग्राफ बनाने में तो समय लग जाएगा और एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो कैसे समझेंगे कि ग्राफ हमारा समांतर आएगा और इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो उसके लिए मंत्र है इसका, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इजकल टू c1/c2, इसको याद रखना होगा। अब ये कहीं एक दूसरे को कट करेगा ही नहीं, तो x और y का मान तो इसमें आएगा नहीं, तो इसीलिए इसका हल या शून्य की अगर हम बात करें तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। आज का ये इम्पोर्टेंट बात है। क्लियर है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ से जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे आपका वर्मा गैस पेपर का, तब फिर मन लगेगा। आप फिलहाल इसको रिवीजन में रखिए बढ़िया से। ठीक है। रिवीजन आपको रखना चाहिए। अगर आप रिवीजन में रहते हैं तो हमें भी पढ़ाने में मन लगेगा और आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। क्लियर है। अब इसी के बाद पे आप लोगों से फिर से एक बात वही
कि आप अपने दोस्त लोगों को भेजिए और जल्दी जल्दी से अपना टारगेट को पूरा कीजिए। और 1500 सब्सक्राइबर जब तक नहीं होगा तब तक हम साइंस नहीं लेके आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और सब चीज़ छोड़ छाड़ के आपके पीछे में है। और वीवीआई क्वेश्चन देंगे, 100% वीवीआई क्वेश्चन देंगे और हर क्वेश्चन का पीडीएफ भी दे देंगे। जो भी रहेगा नोट्स भी रहेगा साइंस का, तो नोट्स भी हमारे पास है, तो नोट्स भी अगर आपको लेना चाहते हैं तो देंगे। वो हमारे कोचिंग के नाम से टेलीग्राम चैनल में होगा, ये संघर्ष एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन आप खोलेंगे देवघर ऐसे लिखा होगा, ठीक है, संघर्ष एजुकेशन बहुत होगा, संघर्ष एजुकेशन देवघर लिखेंगे तो आएगा मेरा ही, और उसी में हम नोट्स वगैरह पीडीएफ जो होगा भेज देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।